मैं कमरे में बैठी थर थर कांप रही थी। माथे से पसीने टपक रहे थे। इधर उधर चलने लगी ताकि नब्ज को शांत कर सकूं। मेरी जिंदगी में जो नया तूफान आने वाला था उसके बारे में सोच सोचकर दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सीने में दर्द होने लगा था। मुझे कुछ करना होगा, ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सौतेली माँ 2 बार दरवाजा खटखटाकर जा चुकी थी। मेरा कल निकाहनामा पढ़ा जाना था। मेरी सहेली शबनम की बार बार मुझे याद आ रही थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से आवाज आई, फतिमा दरवाजा खोलो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मेरी सौतेली माँ की आवाज सुनकर डर के मारे मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। मैं गहरी सांस भरने लगी। इससे पहले कि दरवाजा खोलती मेरी माँ अंदर आकर गुस्से से मुझे घूर रही थी। बेवकूफ, कल तेरी शादी है, खुद को कमरे में बंद करके अब कुछ नहीं होगा। वह बोली, देखो अम्मी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मेरे मुंह से निकला ही था कि एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर लगाया, जिससे मेरे आंखों में आंसू बनने लगे। नजर उठाकर देखी तो मेरी माँ गुस्से से कांप रही थी। बेशर्म लड़की, कल शादी है, आज नाटक कर रही है। तुझे पता भी है नजीम कितना बड़ा घर का है। तूने यह शादी नहीं करी तो वह हमें बर्बाद कर देगा। अब्बू जान की नौकरी चली जाएगी, यही चाहती है। मेरी अम्मी चीखी। मेरे गाल में इतनी जोर से मारा था, अब तक निशान बन गए होंगे। मुझे दर्द हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। सीने में दर्द होने लगा। गले की गांठ को मैं निगलने लगी। अपने होंठ को काट रही थी ताकि मैं रो न दूं। अम्मी, मैं पेट से हूँ, मैंने कहा। क्या आप चाहती हैं ऐसी हालत में जबरदस्ती मेरी शादी उस जल्लाद से करवाएं? मेरी बात सुनकर मेरी सौतेली अम्मी अपनी जगह पर जम गई। चेहरा फीका पड़ गया। काटे तो खून नहीं। कुछ देर लगे थे उन्हें संभलने में। यह क्या बकवास कर रही है? किसका बच्चा है? बता, किसके साथ यह गुल खिलाई है? मेरे बालों को पकड़ा और जोर से खींचने लगी। अम्मी, दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो, मैं चिल्लाई। पर उनके अंदर तो मानो शैतान हावी हो गया था। मेरे बालों को छोड़ा और मेरे गालों में बार बार थप्पड़ मारने लगी। अम्मी, मुझे क्यों मार रही हो? मुझे नहीं मालूम किसका बच्चा है। यह सुनकर वह हक्का बक्का रह गई। बच्चा ऐसे ही आ गया? क्या मतलब है तुझे नहीं मालूम किसका बच्चा है? किस बेवकूफ से पाला पड़ा है? कल तेरी शादी नहीं होती तो मार मार कर तेरी हालत बिगाड़ देती। जल्दी से तैयार हो जा, मेहमान आने वाले हैं। किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। किसी को भी नहीं कहेगी, समझ गई ना? मेरी माँ ने कहा और फिर काफी घिन के नजर से मुझे देखने लगी। जैसे घटिया माँ वैसे ही उसकी बेटी मुझसे कही, जिससे मैं बिल्कुल सदमे में उसे देखने लगी। कैसे मेरी सगी माँ पर इल्जाम लगा रही है, जबकि खुद ही मेरे अब्बू से निकाह से पहले ही गर्भवती थी। इस वजह से मैंने अपनी अम्मी को खोया। लेकिन कुछ कहूंगी तो मुझे फिर से हाथ उठाएगी। यह करती है, जब से मेरे घर पर आई है मुझे बार बार मारती है और रूखी सूखी खाकर रहती हूँ। यह सोच सोचकर मुझे रोना आ जाता है। वह कमरे से बाहर चली गई। मैं बिस्तर पर लेट गई। तकिया पर सर छुपाकर मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरे कंधे कांप रहे थे और बर्दाश्त नहीं होता। माँ अम्मी मेरी जिंदगी में भूचाल लाई जब मैं बेहद छोटी थी, मात्र 10 साल की थी। उस उम्र में वह देखा था जो किसी भी बच्ची को नहीं देखना चाहिए। एक बहुत ही सुखी परिवार था हमारा, मेरी अम्मी, अब्बू और मैं। मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही खुशमिजाज थी, हमेशा चहकती रहती थी। घर में हमेशा खुशनुमा माहौल बना रहता था। एक ही दिक्कत थी, मेरे अब्बू को बेटा चाहिए था। मेरे जन्म के बाद अम्मी को दूसरा बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की, अब्बू की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई थी। तभी एक दिन अब्बू सलीमा को हमारे घर पर लेकर आ गए थे। उसने अपने अदाओं से अब्बू को फंसा लिया था। पता चला था वो गर्भवती है। मेरे अब्बू सलीमा से शादी करना चाहते थे, मेरी माँ को तलाक दे दिया। यह बेवफाई मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। पंखे से लटक कर अपनी कुर्बानी दी। 10 साल की उम्र में अपनी अम्मी की बेजान शरीर को देखकर मेरे ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। यकीन नहीं था कि अम्मी चली गई। इस उम्मीद में थी वह जागेगी। घंटों वहीं बैठी थी। जब उसे दफन करने ले गए थे वह कभी नहीं आई। अगर मेरी अम्मी जिंदा रहती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा निकाह नहीं होता। जिस शख्स से मेरी शादी तय हुई थी उसे जल्लाद कहूँ तो कम होगा। मैं नजीम से नफरत करती हूँ। अगर उसे पता चल जाए कि मैं पेट से हूँ तो मेरी जिंदगी को जहन्नम बनाने में देर नहीं लगाएगा। मैं उस काली रात को कोसती हूँ जिस दिन पहली बार मैंने उसे देखा था। मैं शादी करके घर बसाने का सपना कभी नहीं देखा था। मैं पढ़ना चाहती थी, खुद के लिए कुछ करना चाहती थी। अब्बू को राजी करवाकर 12वीं तक पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसके बाद अब आगे कॉलेज जाना चाहा। मेरी अम्मी ने मुझे घर पर ही बैठा दिया। अब्बू से कहा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज जाना चाहती हूँ। अब्बू शायद मान भी जाते। सलीमा ने उसे नहीं बहकाया होता तो। लड़की जवान हो गई है,
कहीं कुछ ऊंच नीच कर देगी तो परिवार की नाक कटेगी, घर के कामकाज सीख ले, फिर तेरा निकाह करवा दूंगी। निकाह की बात सुनते ही मेरा दिल बैठने लगा था। ऐसा नहीं था, मैं इस घर पर बहुत सुखी थी, पर मुझे मोहब्बत पर यकीन नहीं था। सब झूठ होता है। मेरे अब्बू की बेवफाई के बाद जिस तरीके से मेरी अम्मी टूटकर अपनी जान दी थी, इन सब से मैं खुद को बचाना चाहती थी। 1 साल तक मुझे मेरी सौतेली माँ घर पर ही रखा। दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती, घर का सारा काम करवाती, मुझ पर हुक्म चलाती, कुछ भी गलती हो तो मुझ पर हाथ उठाती। मेरी जिंदगी को बिल्कुल जहन्नुम बना दिया था। मैं यही सोचने लगी कि निकाह करके यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। 18 साल के होते ही मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं कहीं पर काम देखूं। फातिमा, मैं चाहती हूँ तू कहीं काम करे, निकाह का खर्चा तो खुद निकाल सके। मेरी अम्मी की 2 बेटी और 1 बेटा था। सारे पैसे उन पर ही खर्च करना चाहती थी। उनके दबाव में आकर मजबूरन मैं काम ढूंढने लगी, पर मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं थी। कौन सा अच्छा काम मिलता। एक बार में मुझे काम मिला। शहर का कुछ सबसे मशहूर क्लब था, जहां जाने माने रईस लोग आते थे। मुझे देखते ही काम पर रख लिया गया था। पहले मुझे हैरत हुई थी, पर बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे काम पर क्यों रखा गया। कम उम्र की खूबसूरत लड़कियों को काम पर रखते थे, जो कि यूनिफॉर्म था, एक छोटी सी स्कर्ट थी और ब्लाउज। मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैंने अम्मी से कहा कि ऐसे कपड़े मुझे पहनना पसंद नहीं, पर पैसे अच्छे थे। मेरी अम्मी ने कहा चुपचाप यहाँ पर काम कर, जितने भी पैसे मिलते हैं थोड़ा बहुत मेरे हाथ में देती, बाकी पैसा वह रख लेती थी। मैं मन मार कर वहाँ पर जाती। बस सुकून यह था कि घर पर रहूंगी तो सौतेली माँ चिक चिक और उसकी मार खानी पड़ेगी। यहाँ बस वेट्रेस का काम करती थी। शराबी की गर्म नजर मेरे शरीर में पड़ती तो मैं बेहद घबरा जाती। शराब की बदबू मेरी जान निकालती थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बस एक चीज अच्छी हुई थी, मेरे साथ मेरी सहेली शबनम, जो हमेशा मेरे साथ रहती। उसके परिवार में भी दुख था, लेकिन उसकी हालत मेरी तरह नहीं थी। काम करते हुए एक रात उस जल्लाद नसीम के साथ मेरी मुलाकात हुई, जब वो अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था और वीआईपी लाउंज में बैठा हुआ था। मैं उसे ड्रिंक सर्व करने गई। पहली नजर पलकों के बीच से चुराई थी। एक पल को मैं वहीं पर थम गई। काले कोट और पैंट, सफेद शर्ट, हल्के लंबे बाल थे, गाल में हल्के दाढ़ी मूंछ, सुनहरा रंग और बेहद मजबूत शरीर। किसी मैगजीन का मॉडल जैसा दिख रहा था। सर्व करके जाने ही लगी कि अचानक किसी ने मेरे कलाई को पकड़ लिया। एक पल को मैं हैरान हुई थी। जैसे ही अपना सर उठाकर देखी, वह मेरे बिल्कुल करीब था, इतना करीब कि एक पल को मैं सांस लेना भूल गई। उसकी आंखों में देखी जैसे मानो वक्त थम गया। वो भी मुझे देख रहा था, पहले मेरी आंखों को, फिर मेरे नाक को और उसके बाद मेरे होंठ को। बढ़ते हुए दिल की धड़कनों को महसूस किया और शरीर कांप उठा। इससे पहले कि मैं सर झुकाती और वहां से जाने लगती, उसने मेरी कलाई नहीं छोड़ी। मैंने अपना गला साफ किया। कुछ चाहिए सर? वह हवस की नजर से मुझे देख रहा था। हाँ चाहिए, आ जाओ, कहकर उसने मुझे खींचकर सोफे में बैठ गया और मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। उसकी इस हरकत से एक पल को मैं बिदक उठी थी। कभी किसी मर्द ने मुझे आज तक हाथ नहीं लगाया था। आसपास उसके दोस्त भी थे। शर्म से मेरे गाल लाल होने लगे। मेरी त्वचा से निकलती गर्मी को महसूस कर सकती थी। आज मैं अंदर ही अंदर ऐसे घबरा रही थी, अपने होंठ काट रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उसने मेरे कलाई को छोड़कर हल्के हल्के हाथ मेरे थाई के ऊपर चलाने लगा, जिससे एक सिहरन मेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे से उतरी। उसके स्पर्श मेरी त्वचा में कितना ऊष्म था। मैं कांपते हुए सांस छोड़ी। जैसे ही उसने वह महसूस किया, उसकी पकड़ मजबूत हो गई। मेरी त्वचा को महसूस करते हुए वो अपना हाथ मेरे स्कर्ट के नीचे डालने लगा और तब मुझे होश आया। मेरा सीना जोर जोर से ऊपर नीचे होने लगा था। उसके इरादे नेक नहीं थे। मैंने एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा, इतनी जोर से हो सके। वह मुझे कातिलाना दृष्टि से देखने लगा। इससे पहले कि वह संभल पाता, मैंने उसके सीने को धक्का दिया और उठ खड़ी हुई। बेशर्म कहेंगे, मैंने कोसा और जल्दी से वहाँ से निकल गई। दौड़ते हुए मैं पेंट्री के पास आई। वहाँ मुझे शबनम बोली, क्या बात है फातिमा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? मैं थर थर कांप रही थी। मुझे कसकर पकड़ लिया। क्या हुआ बता? वह आदमी, मैं हकलाते हुए कही। मुझे खींचकर अपनी गोद में बैठाया था, गलत तरीके से छू रहा था। मैंने उसे थप्पड़ मारा, वहां से भाग आई। क्या, कौन सा आदमी? वह पूछी। चल मुझे दिखा। मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर लेकर आई और मैं उस ओर इशारा किया। वो बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। ओ माय गॉड, तूने उसे मारा? मुझे फिर से पेंट्री के अंदर लेकर आई। तूने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। तुझे पता भी है वह कौन है? शबनम ने कहा। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। जो भी हो, वह गलत कर रहा था, मैंने कहा। इससे पहले कि शबनम कुछ विरोध कर पाती, हमारा मैनेजर गुस्से से पेंट्री के अंदर आया। बेवकूफ लड़की फातिमा, तूने यह क्या किया? मैं देखी वो बिल्कुल गुस्से से आग बबूला हो गया था। सर, यह मासूम है, माफ कर दीजिए, इसे पता नहीं वह कौन है।
शबनम माफी मांगने लगी। शबनम तुम बीच में मत बोलो, मैनेजर ने कहा। वह इस शहर का जाना माना रईस है। नजीम खान एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसके पास पैसों की कमी नहीं, वो बहुत पावरफुल है। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है फतिमा। आज रात तुम दोनों उन्हें सर्व करोगे और कोई भी गलती नहीं। ऐसा नहीं किया तो तुम दोनों को नौकरी गई। मैनेजर गुस्से से बड़बड़ाया। इससे पहले कि वहाँ से निकल जाता मैं शबनम की ओर देखने लगी। मुझे नौकरी की परवाह नहीं, मेरे अब्बू अभी काम करते हैं। शबनम के अब्बू गुजर गए हैं, उसके छोटे छोटे भाई बहन हैं, बीमार माँ है। परिवार की जिम्मेदारी उस पर है। अगर यह काम नहीं करेगी तो उसके घर के लोगों को खाना नसीब नहीं होगा। अगर मेरा यह काम चला गया तो मेरी सौतेली माँ मेरी जिंदगी नरक बना देगी। शबनम मुझे आंखों ही आंखों देखकर भीख मांग रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आई थी कि अगर मैंने उसे थप्पड़ मारा था, मुझे काम से निकाल देता। मुझे उन्हें सर्व करने को क्यों कहा? जवाब जल्दी ही मिल गया जब हम उसे सर्व कर रहे थे। नजीम अपने दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा था, मुझे नीचा दिखा रहा था और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सर झुकाए हुए। मेरी मजबूरी पर हंस रहा था। काफी देर हो गए थे उन्हें सर्व करते हुए। हमें भूख लगी थी पर एक पल को सांस लेने का भी मौका नहीं था। तभी उसका एक दोस्त थोड़ी नरमी दिखाई और कहा, तुम दोनों बैठकर खाना खा लो। हम वहीं पर बैठ गए। उसने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक पकड़ाया। उस आदमी का शुक्रिया अदा करते हुए हम वहाँ खा लिए और उसके बाद अचानक से मेरी तबीयत खराब लगने लगी। इससे पहले कि मुझे कुछ याद रहता मैं बेहोश हो गई। पर जब आंख खुली, आसपास का नजारा देखकर मैं उलझन में पड़ गई। ध्यान से देखकर पता चला यह क्लब का ही कमरा है। उठने गई, मेरे जिस्म में बेहद दर्द हो रहा था। सर बहुत भारी भारी लग रहा था। कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर चुपचाप लेटे रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ। मेरे जिस्म में एक भी कपड़े नहीं थे। पैरों के बीच में बेहद दर्द हो रहा था। किसी ने मेरे आबरू को मिट्टी में मिला दिया था। मुझे याद क्यों नहीं? यह ख्याल आते ही मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक एहसास हुआ कि मेरे बिस्तर पर कोई और भी सोया हुआ है। अब मुझसे रहा नहीं गया। उस शख्स की जान लेना चाहती थी जिसने मेरी इज्जत लूटी थी, जो कि कंबल में पूरी तरीके से ढका हुआ था। एक झटके में मैंने कंबल को खींचकर हटाया था, पर मेरे सामने सोए शख्स को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुंह से एक चीख निकली जिससे उस शख्स की आंखें खुली। शबनम जल्दी से उठ बैठी। क्या हुआ? हम यहाँ कैसे हैं? शबनम भी काफी व्याकुल थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं जोर जोर से रोने लगी। शबनम के शरीर में पूरा कपड़ा था, जबकि मेरा हाल बेहाल था। मैंने उसे सब कुछ समझाया। इसे सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मुझे रात की कोई बात याद नहीं, जरूर हमारे खाने में कुछ मिलाया होगा। शबनम बड़बड़ाई, पर तुम्हारे साथ यह सब कुछ कौन कर सकता है? शबनम कही। मैं खड़ी होने की कोशिश की, कमर में बहुत दर्द होने लगा। घर आने के बाद 2 दिनों तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उसे सब कुछ बताती, पर सौतेली माँ मुझे अपनी बेटी नहीं मानती। अब्बू से ऐसी बातें कैसे कहूँ? बहनें अभी नाबालिग है। शबनम को ही मेरे दिल का हाल मालूम था। शबनम का फोन आया। बार का मैनेजर उसे धमकी दे रहा था कि मैं नहीं आऊंगी तो उसका भी हाल खराब कर देगा। नजीम खान चाहता है कि मैं बार में उसे सर्व करूं। उसका नाम सुनते ही मुझे शक हुआ कि कहीं मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हाथ तो नहीं। यह सच्चाई मेरी सहेली के अलावा बार में भी किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैं वापस से बार में आ गई। मुझे सच्चाई जाननी थी। कस्टमर को सर्व कर रही थी। अचानक से नजीम अपने दोस्तों के साथ बार में आया। उससे नजरें मिली। उसने अपनी आंखें झट से हटा ली। मुझे सर्व करने बुलाया भी नहीं। मैं बेहद डरी हुई थी। किसी तरीके से अपना काम कर रही थी कि उसके 2 दोस्त मेरे पास आ गए। हे फतिमा, तुम बेहद खूबसूरत हो, एक ने कहा। बताओ तुम्हारी एक रात की कीमत क्या है? कहकर उसने मेरे हाथों में अपने हाथ रख दिए। दूसरा दोस्त मुस्कुरा रहा था। यह जगह खतरनाक होता जा रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा इस बार। बाउंसर को जाकर कही जो उन लोगों से बात किया और मुझे घूरते हुए वह दोनों वहां से चले गए। उनमें से ही एक आदमी उस दिन हमें पिज्जा और ड्रिंक दिया था। कहीं उन लोगों ने तो कुछ नहीं किया। क्लब के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, बाहर लगा हुआ था ताकि अंदर की कुछ भी रिकॉर्डिंग न हो सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अब्बू जान बहुत परेशानी से घर के अंदर आए। अम्मी को अलग बुलाकर आपस में बातें करने लगे। मैं बेहद घबरा गई थी। मैं अब्बू को इस हाल में कभी नहीं देखा था। कुछ ही देर में मेरी सौतेली माँ कमरे के अंदर आ गई। क्या गुल खिलाया है तूने? वह मेरे ऊपर चिल्लाई। मैं हैरत में थी। क्या हुआ अम्मी, आप क्या कह रही हैं? तेरे लिए एक रिश्ता आया है नसीम खान का। शादी के लिए इनकार करेगी तो तेरे अब्बू की नौकरी चली जाएगी। अब्बू भी कमरे के अंदर आ गए। क्या मतलब है आपका? नसीम खान से अब्बू को नौकरी का क्या वास्ता? वह उसी फैक्ट्री का ड्राइवर है। 1 महीने के अंदर तुझसे शादी करना चाहता है। अगर तूने ना किया अब्बू के बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ तुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह कहकर कमरे से बाहर चली गई। मैं सहम गई। नसीम खान से मैं नफरत करती हूँ।
ऊपर से उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, शादी के बाद उसे पता लग जाएगा। मैं कुंवारी नहीं हूँ, ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे यह शादी रोकनी ही होगी। किसी भी हाल में मैं उसे निकाह नहीं कर सकती और वह जरूर मुझसे बदला लेने के लिए यह कर रहा होगा। जैसे कि मैंने सुना था, वह एक जल्लाद है, उसके सीने में दिल नहीं है। अगले दिन मैंने अपने अब्बू से कहा, कोई फैसला लेने से पहले मैं नसीम खान से बात करना चाहती हूँ। यह सुनकर मेरे अब्बू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तेरा दिमाग तो ठीक है, हमारे यहाँ बड़ों का फैसला ही आखिरी फैसला है। लड़कियाँ यूँ लड़कों से मिलने नहीं जाती। अब्बू ने झाड़ लगाई, और वह मेरा मालिक है। निकाह के दिन मैं रजामंदी नहीं दूंगी, यही मेरी शर्त है, कहकर मैं काम के लिए निकल गई थी। मैं बार में काम कर रही थी। करीब रात के 9 बजे मैंने उस आदमी को देखा, वह जल्लाद नसीम। वह सीधे मेरे पास आया, मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ा और खींचकर क्लब के कमरे में लेकर आया। मुझे देखकर कुटिल मुस्कान दे रहा था। मेरे पास यही मौका था। मैंने हिम्मत जुटाई, नसीम खान, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जैसे बदतमीज इंसान से मैं निकाह कर लूंगी तो तुम गलतफहमी में हो। तुमने मेरे अब्बू को धमकी दी है। इस दुनिया की और लड़कियां मर गई हैं क्या, या सभी लड़की तुम्हारे मुंह पर ना कर चुकी हैं? मैं गुस्से से गरजी। उसने एक भी शब्द नहीं कहे थे, बस मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे करीब आने लगा। मेरा सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। मैं पीछे हटने लगी जब तक दीवार से न टकराई। जब वो मेरे बेहद करीब आ गया था, अपना एक हाथ मेरे गाल पर रखा और मैं सांस लेना भूल गई। उसने ऐसे छुआ, मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही थी। मुझे होश नहीं रहा। वो मेरे करीब आ रहा था और हमारे बीच की दूरी को मिटा रहा था। जब तक उसके होंठ मेरे होंठों को नहीं छुए थे, वह हल्के हल्के मुझे चूम रहा था और मैं इस किस में पूरी तरीके से डूब गई। अपनी आंखों को बंद कर लिया, उसके होंठों को अपने होंठों पर महसूस करने लगी। बहुत ही नर्म अंदाज से मुझे चूम रहा था। जब वो मुझे छोड़कर वह अलग हटा, मैं उसकी आंखों में देखने लगी। एक पल को उसकी आंखों में मुझे नजर आया प्यार। उसने अपने सर को नीचे झुका लिया, आंखें बंद कर ली, सांस लेने लगा, पीछे मुड़कर जाने लगा कि अचानक से मेरी ओर मुड़ गया और मेरे कमर में हाथ रखकर मुझे अपने करीब किया, अपने मुंह मेरे कान के सामने लेकर आया। हाँ कर दो, बहुत ही नसीली आवाज में कहा। मैं उसकी आंखों में देखने लगी और मुझे याद नहीं कितनी देर तक मैं उन आंखों में खो गई थी। उसने हल्के से मेरे गाल को चूमा और हल्का सा शर्माकर मुस्कुराया, इससे पहले कि कमरे से बाहर चला जाता। जो इंसान मेरे सामने हमेशा ठंडा बर्ताव करता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, उसका यह नरम रूप देखकर मैं पिघलने लगी। लेकिन फिर असलियत मेरे सामने आ गई। जल्दी से एक पेपर और पेन लिया, उसमें अपने दिल की बात लिखकर अपने पास रखा। जब नसीम खान को शर्ब करने गई, वह कागज मैंने उसे पकड़ाया और वहां से जल्दी से भागी। उसमें लिखा हुआ था, नसीम, शादी के लिए मैं हाँ नहीं कर सकती, मुझे कुछ दिक्कत है, मैं बता नहीं सकती, मुझे माफ कर दे फातिमा। पर उस शादी को टाल नहीं सकी क्योंकि मेरे अब्बू की नौकरी चली गई थी और उस शर्त में नौकरी मिलती कि मैं शादी के लिए हाँ करती। एक तरफ मैं उस किस को नहीं भूल पाई थी जिससे वह बहुत प्यार से मुझे चूम रहा था, एक तरफ मैं भूल नहीं पा रही थी मैं कुमारी नहीं, और मुझे यह भी नहीं मालूम आबरू को किसने कुचला था। नसीम को सुहागरात में ही पता लग जाएगा और फिर मेरा क्या होगा, यह सोच सोच कर मेरी रातों की नींद गायब हो गई थी। 7 दिन पहले ही मैं बार की नौकरी छोड़ दी क्योंकि ऐसा नसीम चाहता था, क्योंकि वह इतना रईस है कि वह नहीं चाहता उसकी होने वाली दुल्हन बार में काम करे जहाँ नशे में मर्द घूमते फिरते हैं। निकाह का पूरा खर्च वो भी उठा रहा था। मेरी सौतीली माँ को भी कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि मेरे अब्बू अम्मी को नया घर बनवा कर दे रहा था। उसे लालच से मेरी सौतीली माँ सलीमा मुझ पर शादी के लिए इतना दबाव डाल रही थी। नसीम ने पूरे परिवार के लिए महंगे कपड़े भिजवाए थे और जो कुछ भी उन लोगों को मिल रहा था उनकी तो मानो लॉटरी लग गई थी। पर मेरी हालत खराब होती चली गई और जब मेरा पीरियड समय पर नहीं आया, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सबनम को बताया तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि मैं पेट से हूँ। कमर में दर्द रहना, उल्टी आना, पीरियड्स बंद हो जाना। वह चाहती थी मैं कोई डॉक्टर के पास जाऊँ, पर मेरे घर वालों ने मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और मैं क्लिनिक में जाने में भी डर रही थी क्योंकि यह बात लोगों को पता लग जाएगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। कल को मेरी शादी है और अब मैं यह बात नहीं छुपाना चाहती थी, तभी अपनी अम्मी को यह बात बताई जो कि मुझे यह बात छुपाने को कह रही है। तभी दरवाजे के बाहर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो अब्बू सामने खड़े थे। घर में इतने लोग हैं, अंदर क्या कर रही हो, क्या हाल बना रखा है, अच्छे से तैयार क्यों नहीं हुई?
चलो बाहर आ जाओ। ना चेहरा साफ करके मैं बाहर आ गई। कई रिश्तेदार आए हुए थे, ससुराल की तरफ से भी कुछ लोग आकर तोहफे दे गए थे। जब भी मेरी सौतेली माँ की नजर मुझसे मिलती, उनके चेहरे पर भी एक खौफ मुझे नजर आता था। रात में जब सोने आई, मेरी माँ आई, मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी, जिससे मैं हैरत में थी। उठकर बैठ गई और वो मेरे गाल को हल्का सा चूमी। आखिर इसे क्या हो गया? हमेशा मुझे मारती है और आज प्यार क्यों कर रही है? देखो बेटा, जो भी हो गया उसे भूल जाओ। अब तेरा निकाह बहुत बड़े घर में होने वाला है। नसीम तेरा होने वाला पति है। किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि तू पेट से है। शादी के बाद उसे पता चलेगा तो कहना यह बच्चा उसका है, ये माँ ने कहा। और मैं उसकी आंखों में देखने लगी। वह सर हिला के मुझे समझाने लगी, और कोई रास्ता नहीं है, वह एक जल्लाद है। तूने सही कहा है। तेरे अब्बू रो रहे थे जब काम से निकाला था, बुरी तरीके से बेइज्जत करके, पर तू उसे संभाल सकती है। तुझ में कुछ ऐसा देखा होगा। प्यार बुरे से बुरे लोगों को अच्छा बना देता है बेटा। अब हमारा परिवार तेरे ऊपर निर्भर करता है। तू कर लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपने बाहों में खींच ली थी। जो सौतेली माँ मुझे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, आज पहली बार उसने मुझे अपने बाहों में लिया था। मैं खुद को रोक नहीं पाई, रोने लगी। अब उससे अलग हटी, देखा उनकी आंखें भी नम हो गई थी। तू मेरी सौतेली बेटी है। हाँ, तुझे पसंद नहीं करती थी बेटा, पर आज बहुत रोना आ रहा है। जाती हूँ, यही रो दूंगी तो तू भी रोएगी, कहकर वह खड़ी हो गई। सब ठीक हो जाएगा बेटा। वह अपने आंसुओं को पोंछी। चेहरा साफ करने के बाद कमरे से बाहर निकलकर हल्के से दरवाजा बंद कर दिया। जाने क्यों उसकी इस हरकत के बाद मेरे आंसू अपने आप बंद हो गए थे। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पहली बार मेरी सौतेली माँ ने गले लगाया है, उनके लिए भी करूंगी। सुबह मैं मुस्कुरा कर बाहर निकली। मुझे मुस्कुराता देख सलीमा भी मुस्कुरा रही थी और बीच बीच में आकर मेरा हाथ हल्के से भरोसे के लिए दबाती। जल्दी ही मेरा निकाह हो गया। परिवार को अलविदा करके मैं उसके साथ उसके महंगी गाड़ी में बैठ गई। सोचने लगी, मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ। मेरे पापा ऐसे अमीर लोगों की गाड़ी चलाते हैं और मैं आज एक अमीर इंसान की पत्नी बने पीछे बैठी हुई हूँ। पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस शख्स को धोखा दे रही हूँ। सच्चाई बताऊंगी तो मेरे परिवार को मिट्टी में मिला देगा, न बताऊं तो उसके साथ धोखा होगा। मैं क्या करूं? मैं खड़ी खड़ी थर थर कांप रही थी जब ससुराल के कुछ औरतों ने मुझे अपने पति के कमरे में छोड़ गई थी। माथे से पसीने टपक कर जमीन पर गिर रहे थे। आज मेरी सुहाग रात थी। वह बाथरूम में था। जैसे ही मेरा पति कमरे में आया, उसकी गहरी आवाज गूंजी, तुम खड़ी क्यों हो? बिस्तर में लेटने को कहा था ना? जिस ठंडे अंदाज में कहा, मैं सिहर उठी। मैं बिस्तर पर चुपचाप दुबक गई। कुछ पल वह मुझे देखा बिना किसी भाव के और उसके बाद बालकनी में चला गया। हल्का सा झांक कर देखी कि वह सिगरेट के गश्त लगा रहा था और बालकनी में टहल रहा था। क्या वह भी घबरा रहा है? क्या हम दोनों का हाल एक है? पर वह क्यों घबरा रहा है? इतना अमीर आदमी है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वह मेरे बगल में आ गया और उसके कोलोन की खुशबू से अचानक मेरे कमजोर महसूस करने लगी। आंखें खोलकर उसे देखी तो वह मुझे ही देख रहा था। एक पल को मैं घबरा गई, अपने होंठ काटने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सोची उल्टी तरफ पलट जाती हूँ। जैसे ही पलटने गई, अपनी मजबूत बाजुओं से मुझे रोक लिया। बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ और आज हमारी सुहागरात है। पत्नी होने का फर्ज निभाओ। मैं कहना चाहती थी, मैं तैयार नहीं हूँ। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे क्योंकि दिल में कहीं न कहीं पाप था। इस बात का डर था उसे सब पता चल जाएगा। बिस्तर पर सफेद चादर बिछाई गई थी, यह देखने के लिए कि मैं कुंवारी हूँ। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रही हो? कहकर वो मेरे शरीर पर अपने होठों से चूमता हुआ जैसे ही मेरे पेट पर आया। अगर मेरे पति को पता लग गया तो? वह दरअसल मैं तैयार नहीं, मुश्किल से कह पाई, जिससे वो वहीं पर रुक गया और फिर मेरे पास आकर मुझे देखने लगा बड़े हैरत से। क्या कहा तुमने? उसने पूछा। मैं तैयार नहीं हूँ, मैंने कहा। अचानक से उसकी आंखों में गुस्सा नजर आया जिसे वह दबाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, तो फिर क्या दिक्कत है? उसने पूछा। ऐसे नहीं होता, मेरा मतलब हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, मैंने कहा। हम तभी जान पाएंगे जब तुम मुझे अपने करीब आने दोगी। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए। शिट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे समझ आ रहा था मैं किस कदर उलझी हुई हूँ। सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अभी मुझे देख रहा था, मुझे समझ आ रहा था वह अंदर ही अंदर नाराज है, चेहरे पर जाहिर नहीं होने देना चाहता था। मैं भी डरी हुई थी, मेरे चेहरे पर शिकन थी। मैंने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया।
एक पल को वह कड़क हुआ था, अगले ही पल बस मुझे देखे जा रहा था। मेरे दिमाग में एक गड्ढा बनाकर समझना चाहता हूँ। मैं इसे सच्चाई बताऊं तो यह जल्लाद मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी मिट्टी में मिला देगा। न भी बताऊं तो भी इसे पता लग जाएगा। मेरी सौतेली माँ कही थी इससे यह बात छुपा लो। मैं निगलने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोला, कहा सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने पूछा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा कहकर अपने होंठ मेरे होंठों के बेहद करीब लेकर आया और उसे हल्का सा चूमा, जैसे कि मुझे विश्वास दिलाना चाहता हो। मजबूरी से भरा हुआ एक मुस्कान मेरे चेहरे पर आया, जिससे अचानक उसकी आंखों में मुझे फिक्र नजर आने लगी। फतिमा, अपनी आंखें बंद कर लो और इस पल को महसूस करो, उसने कहा। मैं गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे वो मेरे चेहरे को चूमने लगा। इससे पहले कि चूमते हुए मेरी गर्दन तक आता, धीरे धीरे मेरे सीने के पास आया। मेरे ब्लाउज की डोरी को खींचकर उसे खोल दिया। नीचे आते हुए मेरे पेट में आया और होले होले उसे चूमने लगा। मेरी सांसें बेहद तेज हो गई थी, यह सोचकर कि आगे क्या करने वाला है। लहंगे को खोलकर हटा दिया। मेरे जिस्म को इस कदर चूम रहा था, मेरे साथ ऐसे मोहब्बत कर रहा था जैसे कि मैं कोई नाजुक चीज हूँ। एक एक करके उसने मेरे कपड़े उतारे, बहुत ही गहराई से मुझे प्यार करने लगा। इससे पहले कि मेरे पास आता, मेरे होंठों को हल्का सा चूमता और कहता, फतिमा, क्या मुझे शोहर होने का हक दोगी? मैं जोर जोर से सांस ले रही थी, हल्का सा अपना सिर हिलाई। एक तरफ जहाँ मैं उसे हासिल करना चाहती थी, दूसरी तरफ दिल में कहीं न कहीं एक डर था, एक ग्लानि थी जो मेरी जान ले रही थी। झुंझलाहट से उसने मुझे पीछे धक्का दिया, अपने कपड़े पहनने लगा। इससे पहले कि बाहर चला जाता, मैं तुरंत उठकर बैठ गई। क्या हुआ? उसने मेरे चेहरे के डर को तो नहीं भांप लिया? जल्दी से उठकर कपड़े बदल लिए। बाहर जाने का सोच भी नहीं सकती थी। में ढेर सारे रिश्तेदार थे, सबके सामने वो बाहर चला गया। कुछ देर बाद दरवाजे में दस्तक हुई। आज की रात बहुत लंबी चलने वाली है। सांस छोड़ते हुए मैं दरवाजा खोली। नजीम की माँ सामने खड़ी थी। माफ करना बेटा। यह सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हुई थी। यह किस चीज की माफी मांग रही है? नसीम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कुछ जरूरी ऑफिस में काम आ गया, इसलिए तुझे छोड़कर जाना पड़ा, वह बोली। तो यह कहकर वह घर से बाहर गया है, ऑफिस का काम है। इसका मतलब उसने हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं कहा होगा। मैं हल्का सा मुस्कुराई और उनके गले लग गई। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ मेरी प्यारी बच्ची, कहकर मेरे माथे को उसने चूमा। सो जाओ, जाने वह कब घर आएगा। ठीक है, कहते हुए मैं कमरे में आ गई। दरवाजा बंद किया, कुंडी नहीं लगाई थी, कहीं वो ना आ जाए। मैं सो गई। जब सुबह नींद खुली, मैंने देखा नसीम मेरे सामने सो रहा था। कल रात की बातें मुझे याद आने लगी। हम एक नहीं हो पाए थे, पर वो मेरे बेहद करीब आया था। किस कदर मुझे प्यार से चूमा था। शर्म से मेरे गाल लाल हो गए। मैं उसके करीब आई, उसके माथे को हल्के से चूमा, पर ऐसा लगा मेरा मन नहीं भरा। मैं उसके गाल को चूमने लगी और फिर होंठ को। अचानक से उसकी आंखें खुल गई। देखकर लगा कि वो सो नहीं रहा था। उसकी आंखों में नींद नजर नहीं आई। क्या वह जागे जागे यहाँ सो रहा था? यह सोचकर एक पल को मैं पीछे हुई थी। झट से उठकर बैठ गया। उसे बैठा देख मैं भी बैठ गई। वह मुझे माफ कीजिए, सोए हुए आप बहुत क्यूट लग रहे थे, मैंने कहा, जिससे वो मेरी ओर देखा। आंखों के भाव को मैं नहीं पढ़ पा रही थी। शायद मुझे समझ आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं शादी से पहले ही कहना चाहती थी। चिट्ठी भी लिखी थी। तुमने अब्बू को नौकरी से निकाल दिया। सौतेली माँ और मेरे परिवार वाले मुझ पर दबाव डाले। मैं शादी नहीं करती। विश्वास करो, तुम्हें धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। धोखा तो मेरे साथ हुआ है, मैंने कहा। जब मेरी आंखों में देखा, फिर मुझे हैरत तब हुई जब वो मुस्कुरा रहा था। अचानक से मुझे करीब खींच लिया और मेरे माथे को चूमा। मेरी बात पूरा सुना भी नहीं, मुझे अपने गोद में बैठाया। तो फिर मुझे जो चाहिए दे दो, उसके मुंह से निकला। तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। मैं कहने गई, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम मेरी बीबी हो, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, वह बोला। मैं उसे सच में बताना चाहती थी। उसने मुझे रोक लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहती या करती, वह मेरे करीब आकर मेरे माथे को चूमा, फिर मेरे गाल को कान के पास अपने होंठ लाया। हाँ कर दो, ऐसे कहा कि मैं हल्की सी कांप उठी। उसने महसूस किया और फिर मेरे होठों को चूमने लगा। धीरे धीरे उसने मेरे कपड़े उतार दिए। चूमता हुआ मेरे पेट पर आया। काफी देर तक मेरे पेट को सहलाता रहा, चूमता रहा, चाटता रहा, जिससे मेरी सांसें बेहद तेज हो गई। जल्दी वह मुझ में समा गया। जो इच्छाएं रात में अधूरी रह गई थी, जो प्यास रात को अतृप्त थी, वह उसे बुझाता गया। वह मेरे अंदर कितना सही लगता है। तुम बहुत खूबसूरत हो फतिमा, वह धीरे से बड़बड़ाया। इससे पहले कि मेरा पूरा लेता, तुम सिर्फ मेरी हो। मेरे पास लेट गया। हम काफी
काफ़ी देर से उठे थे क्योंकि वह मुझे जाने नहीं देना चाहता था। घर वालों ने हमें डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि सबको मालूम था और वह रात में काम कर रहा था। करीब 12 बजे के आसपास उसने नौकरानी को कॉल करके घर के कमरे में खाना मंगाया, एक दूसरे को प्यार से खाना खिलाया। एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था, एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, आखिर क्यों? हालांकि मैं उसे पहले ही सब कुछ बता देना चाहती थी, पर उसने ही मुझे रोका था और अब शायद बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने पूछा ही नहीं। मुझे कई जगह डेट पर लेकर गया, उसके साथ रहती तो मैं दुनिया को भूलने लगी थी। ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चला। एक दिन मैं घर पर बेहोश हो गई और मेरी सास को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शादी को बस 2 ही हफ्ते हुए थे और अब सबको घर पर पता लगने वाला था क्योंकि डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक में बुलाया था जहाँ ब्लड टेस्ट होने वाला था। ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी से पता लग जाएगा कि मैं पहले से ही प्रेग्नेंट थी, कि यह 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी नहीं है। यह सोचकर ही मेरी हालत बेहद खराब थी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही यह बात का खुलासा हुआ, मेरी सास और ननद मिलकर मुझे ताना देने लगी। सास के बहनें भी आ गई। घर पर तमाशा खड़ा हो गया था। बताओ किसका बच्चा है? तुम्हें शर्म नहीं आई? इतने बड़े खानदान में तुम्हारी शादी हुई, एक ड्राइवर की मामूली बेटी हो, ऐसा गुल खिला लिया। आज आने दो नसीम को। सास ने कहा, भाभी बेहतर होगा आप अपना सामान पैक कर ले क्योंकि आप भैया का गुस्सा नहीं जानती। बेहतर होगा आप उनके आने से पहले ही चली जाए, ना कहीं आपकी जान ना ले ले। यह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, धोखा नहीं, मेरी ननद ने कहा। अब यह सुनकर मेरा खौफ बिल्कुल बढ़ गया था क्योंकि मैं पहले से ही जानती थी वह किस तरह का इंसान है। कुछ ही देर में नसीम आ गया। सब लोग हैरत में थे। क्या हो गया? तुम इतनी जल्दी आ गए बेटा? सास बोली। घर पर क्या हुआ है? उसने पूछा। मैंने सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखा है। ड्राइंग रूम में सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था। फुटेज देखकर उसे एहसास हुआ है कुछ गलत है। वह मेरी ओर देखा। मैं शांत रहने की कोशिश कर रही थी पर अंदर ही अंदर बेहद घबरा रही थी। अपनी बीबी से पूछो किसका बच्चा पाल रही है? उसकी माँ ने कहा, माँ यह क्या कह रही हो? यह मेरा बच्चा है। आप मेरे बच्चे को किसी और का नाम कैसे दे सकती है? गंदी गाली कैसे दे सकती हो बच्चे को? नसीम गुस्से में अपनी माँ से कहा, तुम्हारी शादी को 2 हफ्ते हुए हैं और इसकी प्रेगनेंसी 7 हफ्ते हुए हैं। तुम्हें समझ नहीं आया यह कुमारी नहीं है? नसीम मुझे पता है तू कितना भोला है, इस गिरगिट के रंग नहीं देख पाया, उसने कहा और मेरा चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। नसीम गुस्से से सर झुकाया खड़ा था, मुट्ठियों को भींच रखा था और जोर जोर से सांस ले रहा था जैसे कोई तूफान आने को खड़ा था। पहले तो मुझे डर हुआ कहीं वो मुझे एक मुक्का ना मारे। सब लोग बिल्कुल खामोश थे और उसके बाद उसने मुंह खोला, माँ यह बच्चा मेरा है। हमारे बीच में शादी से पहले ही रिश्ता था, इसलिए इतनी जल्दबाजी में हमने शादी की। अब यह बात सुनकर उसकी माँ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, साथ में मेरी भी। मुझे बचाने के लिए क्या कह रहा है? मेरा हाथ पकड़ा और हमारे बेडरूम की ओर जाने लगा। अब ऐसे लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन रुक गई हो, जैसे कि मैं जिंदा नहीं हूँ। दुनिया के सामने तो उसने मुझे बचाया, पर अब कमरे में मेरे साथ क्या करेगा? कहीं मार तो नहीं डालेगा? कमरे के अंदर लाकर उसने दरवाजा बंद किया। डरी सहमी कमरे के अंदर खड़ी थी। उसने मुझे देखा। ऐसे क्यों खड़ी हो? मैं कुछ कहने के लिए मुंह खोली थी। उसने अपना हाथ ऊपर किया, झट से आंखें बंद की। मुझे लगा मारेगा। कह दिया ना बच्चा मेरा है। क्या तुम्हें स्टैम्प पेपर में लिख कर दूं? आराम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर वह बाथरूम चला गया। फ्रेश होकर हम खाना खाने आए। डाइनिंग टेबल में बेहद खामोशी थी जबकि इतने सारे लोग थे। नसीम ने अपना मुंह खोला, अम्मी मैं आपसे कहा है यह बच्चा मेरा है तो मेरा है, किसी और के बच्चे को मैं अपना क्यों कहूँगा? बेहतर यही होगा कि आप फतिमा को परेशान न करें। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी सास उसे देखी और फिर मुझे कही, बेटी मैं किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, मुझे माफ़ कर देना जो बिना जाने ही तुम पर इल्ज़ाम लगाया। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, अगर वह कह रहा है उसका बच्चा है उसी का है। हमें नहीं मालूम था, शादी से पहले ही तुम दोनों साथ में थे। मैं उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराई और सर झुका लिया क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम था। अब बहुत हो गया था। आज मैं नसीम से सब कुछ बताने वाली हूँ। खाने के बाद जब कमरे में आई वह मेरे पास आ गया, मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। नसीम मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, उसने कहा जब वो मुझे देखकर वैसे ही प्यार से मुस्कुरा रहा था। मैं तुमसे बहुत पहले कहना चाहती थी। हाँ मुझे पता है, उसने काटा। तुमने एक चिट्ठी लिखी थी, शादी के बाद भी तुमने कहने की कोशिश की थी। मैं जानता हूँ शादी से पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जैसे ही कहा मैं उसकी आंखों में देखने लगी। तुम उस रात मेरे साथ थी, यह बच्चा भी मेरा है और तुम भी मेरी हो। वह मुझे चौंका दिया। क्या तुम मेरी इज्जत में हाथ डाला था? तुम्हें पता भी है मेरे ऊपर क्या बीती थी? अब मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे वह दर्द याद आने लगा जो मैं रात रात भर भुगती थी।
जब मैं यह सोच सोच कर सो नहीं पाती थी कि मेरे साथ ऐसी बदसलूकी किसने की होगी। अब यह कह रहा है कि इसने किया। क्यों किया था तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी इस सच्चाई को स्वीकार करते। मैं उस रात गुस्से में था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। उसने कहा तो तुम्हें कोई भी थप्पड़ मारेगा तो तुम उसके साथ ऐसा सलूक करोगे? नहीं, इसलिए नहीं किया था। उस रात तुम्हारे खाने में मेरे दोस्तों ने नशीली चीज मिला दी थी ताकि तुमसे बदला ले सके। जैसे ही तुम दोनों बेहोश हुए, तुम्हारे दोस्त को एक कमरे में रख दिया और तुम्हें दूसरे कमरे में लेकर आए थे। मेरे सारे दोस्त तुम्हारा मजा लेना चाहते थे, पर भले ही मैं नशे में था, मैं नहीं चाहता था कि सब मिलकर तुम्हारी इज्जत को कुचले। मैं गुस्से से कह दिया कि तुम मेरी हो, दोस्तों को वहां से भगा दिया था। तुम नशे में मुझसे झगड़ा कर रही थी जबकि मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, बस उस रात तुमने मुझे उकसाया। तुम भी नशे में थी, मैं भी। उस रात हद पार कर दी, पर जब मैं सुबह उठा मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। तुम्हारे दोस्त के साथ छोड़कर उस वक्त वहां से चला गया था, लेकिन तुम्हारे साथ बिताई वह रात, वह गलती मैं भूल नहीं पाया था। जल्दी मुझे एहसास हुआ मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात है। सब मुझे जल्लाद कहते हैं, पर तुमने मेरे दिल में प्यार का दीपक जलाया था। मैं जानता था तुम मुझसे शादी के लिए क्यों इनकार कर रही हो। तुम समझ गई थी तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैं गलत को सही करना चाहता था। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था, पूरी दुनिया से तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता था, अपनी बाहों में रखना चाहता था। प्लीज मुझे माफ कर दो, उसने कहा। ससुराल वाले मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे पता तक नहीं था मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे उस रात की बात याद नहीं थी। मैं गुस्से से गरजी, तुम मुझ पर जितना गुस्सा करना है करो, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में देखा है, वह कहा। भले ही मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन अब मेरा पति है। उसने मेरे परिवार की भी गरीबी को दूर किया था। सौतेली माँ मुझसे अच्छा बर्ताव करती थी, मेरे अब्बू भाई बहन सब। शायद इसमें भी इसी का हाथ था। फिर भी 2 दिनों तक मैंने उससे कोई बात नहीं करी। वह कमरे में आया, परेशान होकर मेरे सामने बैठ गया। फातिमा, मुझे जितना झगड़ा करना है करो, पर मुझसे बात करना बंद मत करो। यह कैसी सजा दे रही हो तुम मुझे? नसीम ने कहा। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, ये पहले शब्द थे जो मैंने उससे कहा था। एक पल को उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। घर पर रहकर पढ़ूंगी, एग्जाम देने बाहर जाऊंगी, इतना कहा। अब वह जोर जोर से हंसने लगा। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है, यह तो अच्छी बात है। चाहता हूँ मेरे बच्चे की माँ पढ़ी लिखी हो, तभी तो मेरे बच्चे को पढ़ा पाओगी। अब फिर मैं बाहर काम भी करना चाहती हूँ। पढ़ाई खत्म करके एक काम करो, एक लिस्ट बना दो क्या क्या चाहिए। तुम्हारे पास अभी बहुत अच्छा मौका है, जो जो मांगना है मांग लो, क्योंकि मैं ना नहीं कहने वाला। यह एक बड़ी सी मुस्कान दिया, जिससे अब मैं मुस्कुराने लगी। उसके गले लग गई और उसने मुझे प्यार से चूमा। कभी सोचा नहीं था इस तरह से मेरे हर एक सपने को वह पूरा करेगा। जल्दी में उसके बेटे को जन्म दिया। परिवार में मेरा पूरा साथ दिया। मैं पढ़ाई भी की और उसी के कंपनी में मुझे काम भी मिला, और साथ साथ मैं बच्चों को भी बड़ा किया। दादी नानी सब मिलकर बच्चों की परवरिश में मेरी मदद की। इतना कह सकती हूँ, नसीम जल्लाद नहीं बल्कि वह मेरे लिए वरदान बनकर मेरी जिंदगी में आया और मेरे सारे दुखों का अंत कर दिया। और आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। थैंक यू।